हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेल्फेस। हाँ जी, ये हमारे 3 क्वेश्चंस का सेट है DI2। इसमें देखते हैं क्या कह रहा है द अपर हिंज ऑफ अ डेटा सेट इज द मीडियन ऑफ ऑल द वैल्यूज टू द राइट ऑफ द मीडियन ऑफ द डेटा सेट इन एन असेंडिंग अरेंजमेंट। ओके, मुझे तो बात समझ आ गई, आपको समझ आई? देखो, पहली बात तो जब इतना वर्बोज होता है ना तो उसको पढ़ के समझने में टाइम लग जाता है। तो इसके लिए ना सेंटेंस को ऑब्वियस ही बात है, इंग्लिश का रूल तोड़ तोड़ के पढ़ो, आराम आराम से पढ़ो। क्या कह रहा है, एक एक का मीनिंग भी समझना। अपर हिंज ऑफ अ डेटा सेट इज द मीडियन। क्या आपको मीडियन का मतलब पता है? अगर आपको मीडियन का मतलब ही नहीं पता होगा तो फिर आप आगे पजल सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, मीडियन होता है जब कभी भी हम नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो उसका जो मिडिल नंबर होता है, मिडिल बीच वाला नंबर, उसको मीडियन बोलते हैं। तो अगर मेरे पास लेट्स से 7 नंबर दिए मैंने, तो 7 नंबर में से 3 इधर छोड़े असेंडिंग डिसेंडिंग लिखने के बाद, तो बीच वाला जो चौथा नंबर होगा वो मीडियन होगा। पर अगर मेरे पास इवन नंबर्स हैं, लेट्स से 8 नंबर्स हैं, तो 3 3 6 छोड़ दिए, बीच के जो चौथा और पांचवा नंबर होते हैं उनका एवरेज मीडियन होता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। बट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग करने के बाद होती है ये चीज़। तो वही चीज़ कह रहा है, अपर हिंज ऑफ अ डेटा सेट इज द मीडियन ऑफ ऑल द वैल्यूज टू द राइट ऑफ द मीडियन ऑफ द डेटा सेट इन एन असेंडिंग अरेंजमेंट। ओके, तो एक मेरे पास डेटा सेट है, उस डेटा सेट को जब मैं असेंडिंग अरेंजमेंट में अरेंज करूँगी, उसकी जो मीडियन है, उस मीडियन के राइट साइड में जितने भी नंबर्स हैं उनकी मीडियन को उसने अपर हिंज बोला है। ठीक है, while the lower hinge of the data set is the median of all the values of the to the left side of the median of the data set, जबकि lower hinge उस मीडियन जो हमारे डेटा सेट की मीडियन है उसकी लेफ्ट साइड वाले की जो मीडियन है उसको लोअर हिंज बोला है। राइट, तो इसमें 3 मीडियन हो गए बेसिकली हमारे डेटा सेट में। एक हमारे डेटा सेट की मीडियन मेन, एक उसके राइट साइड का जो सेट है उसकी मीडियन, और एक उसके लेफ्ट साइड का जो सेट है उसकी मीडियन, जिसको उसने अपर एंड लोअर हिंज का नाम दिया है। राइट, नहीं समझ आ रहा तो भी उसने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। कंसिडर द डेटा सेट 4 3 2 6 4 2 7। तो जब आप इसको असेंडिंग बढ़ते क्रम में अरेंज करोगे तो उसको आप इस तरीके से लिखोगे 2 2 3 4 4 6 7। देखो 2 2 3 4 4 6 7 असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब इसकी मीडियन क्या है, 3 ये नंबर छोड़े, 3 ये नंबर छोड़े, इसकी मीडियन है 4, बीच वाला नंबर। ठीक है, अब इसके इधर साइड पे, राइट साइड पे 4 6 7 है, तो इन तीनों नंबर्स की मीडियन है 6, तो दिस इज आर अपर हिंज, 6 इज आर अपर हिंज। सिमिलरली 2 2 3 ये लोअर साइड पर है, लोअर मतलब लेफ्ट साइड पर है, और इन तीनों की मीडियन क्या है, बीच का नंबर विच इज 2, तो 2 इज आर लोअर हिंज। ठीक है, तो ये इसने समझाने के लिए लिखा है, डेटा सेट आपका ये नहीं है, ये इसने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोला है। तो अपर हिंज लोअर हिंज है ना, हमारे सेट की मीडियन समझ आ गई यहाँ तक। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, अ स्टूडेंट हैज सर्वेड 13 ऑफ हर टीचर्स। तो टोटल 13 है, तो 13 में से 6 इधर के 6 इधर के 12, तो बीच का 7वां नंबर जो होगा दैट इज आर मीडियन। एंड रिकॉर्डेड देयर वर्क एक्स इन इंटीजर ईयर्स। इंटीजर इंपॉर्टेंट है। 2 of the values recorded by a student got smudged and she cannot recall those values। तो 13 में से 2 वैल्यूज नहीं है, रिमेनिंग 11 वैल्यूज हैं मेरे पास। All she remembers is that those 2 values were unequal, so let us write them as A and B where A is less than B। ठीक है जी, तो वो 2 वैल्यू को हमने A B का नाम दे दिया जिसमें से A जो है वो B से छोटी है। रिमेनिंग 11 वैल्यूज उसने इस तरीके से लिख दी। ये देखो 5 6 7 8 12 16 19 21 21 27 29, ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये 11 वैल्यूज उसने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दी। अब मुझे सिर्फ ए और बी की वैल्यू का पता लगाना है। ठीक है, मोर ओवर द स्टूडेंट ऑल्सो रिमेंबर्स द फॉलोइंग समरी मेजर्स कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन ऑल 13 वैल्यूज। टोटल 13 की 13 वैल्यूज से उसको ये डेटा और याद है। ठीक है, तो 11 ये वैल्यूज और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिसके बेस पर हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। फाइन, आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपको मीडियन समझ में आता है तो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, डोंट थिंक कि ये हमारा स्टैटिस्टिक्स और उन सब में से है, मीन मीडियन मोड वाला, वैसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। ओके, क्या कह रहा है, मिनिमम वैल्यू 2 है। ओके जी, मिनिमम वैल्यू 2। अब मेरे जो डेटा सेट दिया हुआ है विच इज़ 5 6 7 8 12 16 19 21 21 27 एंड 2019,
यहाँ पे तो मुझे कहीं पर भी 2 नहीं दिख रहा, पर ये कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू 2 है, विच मीन्स 2 तो मुझे लेना पड़ेगा। अगर 2 मुझे दिख नहीं रहा, मिनिमम वैल्यू कह रहा है 2 है, तो 2 वैल्यू है, विच मीन्स ए बी में से किसी की वैल्यू 2 है। अब क्या बी की वैल्यू 2 हो सकती है? नहीं, क्योंकि ए बी से छोटा है। अगर मैं बी को 2 ले लूँगी तो बी मिनिमम हो जाएगा ना मेरे पास, बिकॉज 2 तो मिनिमम वैल्यू है ना, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ए की वैल्यू 2 है, तो 2 को मैं जब मैं असेंडिंग में अरेंज करूँगी तो 5 से पहले लिख लिया, ठीक है। तो ए बी में से तो ए की वैल्यू मिल गई, ये तो बहुत जल्दी हो गया मेरा काम, ठीक है। अब क्या कह रहा है? पूरे डेटा सेट की मीडियन है हमारी 12। नाइस, पूरे डेटा सेट की मीडियन 12, विच मीन्स 7वां नंबर हमारा 12 है। 7वां 13 है ना, तो 13 में से 6 इधर निकाली, 6 इधर निकाली 12, और बीच में अगर 7वां जो नंबर है वो यानी 13, 6 7वां नंबर जो है वो हमारी मीडियन रहेगी, ठीक है। तो मीडियन हमारी 12 है, तो मैं राइट साइड से काउंट कर रही हूँ, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, ये हमारा 7th नंबर। तो 6 इधर के छोड़ने हैं, 6 इधर के छोड़ने हैं, ये 7th नंबर, ये हमारी मीडियन है, और ये तो ऑलरेडी 12 है, तो ये 12, ये मीडियन 12, हमारा डेटा मैच कर गया। बट अगर मैं इस मीडियन के लेफ्ट साइड में देखूँ, यहाँ 6 ही नंबर है, तो यानी एक नंबर यहाँ से मिसिंग है, और वो होगा बी। तो बी की वैल्यू इधर लेफ्ट साइड में आनी है हमारी एक्चुअल मीडियन के। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है जी। अपर हिंज की वैल्यू 21 है, अपर हिंज की वैल्यू देख लेते हैं 21 आ रही है कि नहीं आ रही। अपर हिंज है हमारी मीडियन, यानी 12 के राइट साइड जितने भी नंबर्स हैं उसमें मीडियन जो आएगी। इधर है मेरे पास 6 नंबर्स। अब इवन नंबर के केस में मैंने ऑलरेडी बताया था, बीच के 2 नंबर्स का एवरेज लेते हैं, तो यहाँ पर बीच के 2 नंबर्स बने 21 21, 21 21 का एवरेज 21 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी मीडियन 21, बिल्कुल डेटा मेरा यहाँ तक फिट हो रहा है, तो ये तीनों वैल्यूज सही है। एंड मैक्सिमम इज 29, यानी बी की वैल्यू 29 से भी ज़्यादा नहीं हो सकती थी, ये भी उसने बता दिया, ये भी सही है। तो अब मेरे पास ये वैल्यू है लोअर हिंज, जो मुझे बी तक पहुँचाएगी, ठीक है। लोअर हिंज यानी 12 के लेफ्ट साइड में जो डेटा है, इसका जो मीडियन है दैट इज 6.5, ठीक है। अब 6.5 कैसे आएगा? ये तो डेसिमल में आ गया। 6.5 किस किस के बीच में आता है? ये तो मुझे पता है कि 6 नंबर्स हैं, 6 नंबर्स हैं, इवन नंबर है, तो मुझे बीच के 2 नंबर्स का एवरेज लेना है। तो बीच के 2 नंबर्स का एवरेज है मेरे पास, तो 6.5 तो 6 और 7 के बीच में ही आता है। 6 और 7 का ही मैं एवरेज करूँगी तो 6.5 बना सकती हूँ ना, राइट। यहाँ पर इधर देखो, इसके बीच में 6.5 है, तो जो b की वैल्यू है वो 6 के इधर साइड नहीं जा सकती। b की वैल्यू को मुझे या तो मैं 7 ले लूँ, जैसे भी मैं अलग से लिख के दिखाती हूँ डेटा सेट। अभी अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं 6 क्यों नहीं ले सकती, मैं दोबारा बताती हूँ। लेट्स ट्राई कि b की वैल्यू को मैं 6 ले लेती हूँ, ठीक है। 2 5 6 6, एक 6 पहले से था, एक 6 मैंने आपके कहने से b की वैल्यू को ट्राई करवा रही हूँ, ठीक है। 7 8, राइट, मैंने लोअर साइड का ऐसे लिख दिया पूरा सेट, लेफ्ट साइड वाला। अब इसका मीडियन क्या बनेगा? इसका मीडियन 6 और 6 का एवरेज बनेगा। 6 6 का एवरेज तो 6 ही बना ना, 6.5 कैसे बन गया? समझ आ रही है बात? इसीलिए मैं यहाँ पर जो नंबर है वो 6 नहीं ले सकती हूँ। b की वैल्यू 6 से तो बड़ी ही आएगी, तो b की वैल्यू 6 से बड़ी कम से कम 7 लेनी पड़ेगी आपको। अब इंस्टेड ऑफ द 6 अगर मैं 7 ले लूँ b की वैल्यू को, अगर मैं इस 6 की जगह 7 लिखती तो अब 7 2 बार लिखा जाएगा, तो क्या अब मेरा एवरेज 6.5 बनता है? यस, बिल्कुल बन रहा है मेरा एवरेज 6.5। तो मेरी b की वैल्यू 7 आ गई, ठीक है। पर क्या मेरी b की वैल्यू सिर्फ 7 आएगी या इसके अलावा और भी केस पॉसिबल है? ये आपको इससे समझना पड़ेगा कि यहाँ पर मैं 6.5 क्या, मतलब ये तो मुझे समझ आ गया कि 6.5 मेरा 6 और 7 के बीच में है, लेकिन मुझे जो वैल्यू है b, उसको मुझे 7 या 7 के इधर साइड कोई भी नंबर रख दूँ, बट 6 7 बीच में सेंटर में आने चाहिए मेरे। मीडियन निकालने के लिए 6 और 7 को सेंटर में रखना है मुझे। आई वॉन्ट दिस कि ये सेंटर से हिले ना, तभी मीडियन 6.5 आ सकती है मेरी। बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं b की वैल्यू को और कोई इधर नहीं दे सकती हूँ। b की वैल्यू मैं 7 दे दूँ, b की वैल्यू मैं 8 दे दूँ, b की वैल्यू मैं 9 दे दूँ, 10 दे दूँ, 11 दे दूँ, कुछ भी दे दूँ, क्योंकि एक साथ तो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है ना, मैं उसको सेंटर में रख दूँगी। देखो ये वाला 7 समझ आ गया आपको,
अब मैं 8 रख के देखती हूँ, ये जो हमारा एक्चुअल डेटा सेट है उसमें यहाँ पर मैंने 8 रखा बी की वैल्यू को, तो 2 5 6 7 8 8, राइट। अब देखो 6 7 मीडियन बीच में आ गए, 6 7 सेंटर में आ गए, तो इसका मीडियन अब 6.5 पॉसिबल है, तो यानी बी की वैल्यू 8 भी पॉसिबल है। अब मैं 9 रख के देखूँ, 2 5 6 7 8 9, अभी भी 6 7 सेंटर में है, समझ आ रहा है ना अब तो आपको, तो बी की वैल्यू 9 भी पॉसिबल है। सिमिलरली बी की वैल्यू 10 भी रख सकती हूँ, 11 भी और 12 भी। अगर मैं बी की वैल्यू को 12 भी रख दूंगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी भी, क्योंकि मेरी एक और मीडियन 12 जो मेरी एक्चुअल सेंटर, जो मेरी पूरे डेटा सेट की मीडियन है 12, उसकी अगर मैं इधर साइड तक भी 12 रख दूंगी तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस मीडियन के लेफ्ट साइड के 6 नंबर में से 6 और 7 अभी भी सेंटर में है, तो मेरी बी की वैल्यू 7 8 9 10 11 एंड 12, ये 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ मेरी पॉसिबल है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप एक एक वैल्यू रख के देख लो, नहीं तो बहुत ही सरल है कि भैया 6 7 के बीच का ही 6.5 बनता है, तो 6 और 7 को सेंटर में रखना है, तो 6 और 7 को सेंटर में, बिकॉज मेरे पास 6 7 ऑलरेडी अवेलेबल है तो उसको सेंटर में रख सकती हूँ। उसके बाद के 7 8 9 10 11 12 जो एक्चुअल मीडियन है उतने तक की रेंज का मैं शिफ्टिंग कैसे भी कर लूँ, राइट। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी। बी की कौन सी पॉसिबल वैल्यू है मेरे पास, 2 तो एक ही वैल्यू थी, 6 नहीं है, हमारी तो 7 से स्टार्ट हुई थी, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 8 वैल्यू पॉसिबल है, 13 तो 12 की रेंज तक ही था मेरा, तो 7 से 12 तक सिर्फ एक है ऑप्शन 8, ठीक है। बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द एवरेज वर्क एक्स ऑफ द 13 टीचर्स। पूरे 13 के 13 टीचर्स का एवरेज वर्क एक्स कितना हो सकता है, तो विच मीन्स कि सारी वैल्यूज़ को ऐड करना है मुझे एंड डिवाइडेड बाय 13 करना है, ठीक है जी। अब सारी वैल्यूज़ में मेरे पास बी की वैल्यू तो फिक्स नहीं है, तो बी की रेंज निकाल लेंगे हम, ठीक है, और ए से लेके लाइक ए का 2 से लेके जितने भी नंबर्स देखते हैं सबको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं अभी पिछले उस पर जाते हैं जो हमने सॉल्व किया था, यहाँ से 2 + 5 7 7 से 13 28 30 40 तक तो हमारा ये हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा 173, राइट। ये सब मेरा बन गया 173, ओके जी। तो ये मेरा 173 जो सम है वो मैं ए को मिला करके है, अभी मैंने इसमें बी कहीं पर भी ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो बी की वैल्यू 7 से लेके 12 तक हम रेंज देख लेंगे, मिनिमम मैक्सिमम डिवाइड बाय 13 करके उसका मैच कर लेते हैं, ठीक है। चलो फटाफट से चलते इधर, 173 + 7 मिनिमम हो जाएगा मेरा विच इज़ 180 बाय 13, ये मेरा कितना बनता है 13 3 × 39 11, तो 13.8, ठीक है। तो 13.8 मेरा मिनिमम बनता है, बट अगर मैं 173 + 12 डिवाइडेड बाय 13 कर दूँ तो ये मेरा 185, तो 185 बाय 13 ये कितना बनेगा मेरे पास, 185 ही होगा ना हमारा, हाँ 14 पॉइंट समथिंग बनेगा, ठीक है। तो 13.8 से लेके 14 पॉइंट समथिंग तक मेरी कहाँ पर रेंज जा रही है, देखो 13.8 13.5 रेंज के बाहर है, ये भी मेरी रेंज के बाहर है, ये भी मेरी रेंज के बाहर है, ये भी मेरी रेंज के बाहर है, तो 14 पॉइंट समथिंग, तो 40 मेरा हो सकता है आंसर, ठीक है। दिस इज आर पॉसिबल, कैन भी पूछा है ना तो पॉसिबल होगा, ओके। लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 5। While rechecking her original notes to re-enter the smudged value of A and B in the records, जब वो अपना A and B की जो वैल्यू है उसको जब दोबारा से चेक कर रही थी स्टूडेंट, तो उसने पाया कि वन ऑफ द 11 रिकॉर्डेड वैल्यूज़, ये ध्यान दीजिएगा प्लीज़, वन ऑफ द 11 रिकॉर्डेड वर्क एक्स वैल्यूज़ दैट डिड नॉट गेट स्मज्ड वॉज रिकॉर्डेड रॉन्गली। प्लीज़ ये ध्यान रखना, उसने वो जो 11 वैल्यूज़ थी ना शुरू की ए बी के अलावा, उन वैल्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो वैल्यू समझ नहीं हुई थी उनमें से उनमें से कोई एक वैल्यू रिकॉर्डेड रॉन्गली एज हाफ ऑफ इट्स करेक्ट वैल्यू, ओके। तो ये कह रहा है कि जो भी हमारे पास वैल्यू नहीं थी 5 6 7 8 12 21 मतलब 19 21 29 जो भी वैल्यूज़ थी, ठीक है, उनमें से कोई एक वैल्यू ऐसी है जो गलती से मैंने आधी लिख दी है रॉन्गली एज हाफ ऑफ इट्स करेक्ट वैल्यू। मतलब मुझे जैसे अगर मान लो 6 लिखा है तो 12 लिखना था, मैंने 6 लिख दिया, 21 लिखा है तो मुझे 42 लिखना था, मैंने 21 लिख दिया, समझ आ रही है बात।
तो कोई एक वैल्यू ऐसी है जो मैंने हाफ लिख दी, मुझे फुल लिखनी थी, पर आफ्टर री एंटरिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी द करेक्टिंग द रॉन्गली रिकॉर्डेड वैल्यू शी रिकैलकुलेटेड ऑल द समरी मेजर्स। ठीक है जी। तो अब उसने क्या किया कि दोबारा से ए एंड बी की वैल्यू डाली एंड जो हाफ वाली वैल्यू थी उसको दोबारा से लिखा उसने। उसके बाद उसने उन सब का एवरेज कैलकुलेट करा तो वो एवरेज आया 15। द रिकैलकुलेटेड एवरेज वैल्यू वाज 15। ठीक है, तो मतलब सब कुछ करेक्ट करने के बाद एवरेज वैल्यू मेरे पास 15 आई। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन में कह रहा है, दोबारा से मैं ब्रीफ अप कर रही हूँ, जो 11 वैल्यूज हमने स्टार्टिंग में दी थी उनमें से कोई एक वैल्यू उसने गलती से आधी लिख दी, जबकि उसको पूरा लिखना, डबल लिखना चाहिए था। ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट करा है ना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसने। तो जब उसने सारी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और उस आधी वैल्यू को डबल प्रॉपर लिखा, दोबारा से सबका एवरेज निकाला, तो वो एवरेज उसको 15 मिला। ठीक है, जो अभी तक हमें एवरेज 14 पॉइंट समथिंग मिल रहा था। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी? इस पर्टिकुलर केस में वो पूछ रहा है कि बी की वैल्यू क्या है। ठीक है जी। अगर मेरे पास एवरेज उसने दिया है तो उसका कोई पर्पस तो होगा पक्का से। एवरेज से हम नंबर ऑफ वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके टोटल सम निकाल पाते हैं, राइट। तो अगर मेरे पास टोटल एवरेज 13 वैल्यूज़ का 15 है, सबके पास 15 15 15 15, एवरेज का मतलब यही होता है, पहले के पास भी 15 है, दूसरे के पास भी 15, तीसरे के पास 15, सबके पास 15 15 15 15 है, ऑन एवरेज इसको यही बोलते हैं। तो अगर 13 बंदे हैं तो उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये कितना बनता है? 195। तो टोटल सम शुड बी 195, राइट। अब ध्यान से सुनना मैं क्या करने वाली हूँ। उसने मुझसे बी की वैल्यू पूछी है, मैंने बी की पॉसिबल वैल्यूज अभी निकाली थी, बट अब क्योंकि उसने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, यहाँ पर जो 173 सम आया था पिछले क्वेश्चन में वो किस किस का था? क्या उसमें बी एडेड था? नहीं, बी एडेड नहीं था, पर उसमें ए एडेड था, और ए के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं है, ए की वैल्यू 2 फिक्स है। ठीक है, अब 173 सम में मेरे पास वो 11 वैल्यूज एडेड थी और ए की 2 वैल्यू एडेड थी, राइट। तब जाकर के मेरा 173 आया था। अब ये 11 वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू ऐसी है जो मैंने आधी कर दी है ऐड। जैसे अगर मान लो मेरा नंबर 12 आना चाहिए था 6 की जगह, तो मैंने 6 ऐड कर दिया, 12 नहीं किया, तो रिमेनिंग 6 और ऐड होना चाहिए। समझ आ रहा है? मान लीजिए मेरे को करेक्ट वैल्यू 42 डालनी थी, पर मैंने 21 डाल दी, तो इस 173 सम में मैं 21 को तो ऐड कर चुकी हूँ, रिमेनिंग 21 और ऐड करूँगी। समझ आ रहा है ना कि मैं 173 सम में ए की वैल्यू ले चुकी हूँ, वो 11 वैल्यू ले चुकी हूँ, 11 में से जो वैल्यू आधी लिखी जानी थी वो आधा मैं ऐड कर चुकी हूँ, आधा पार्ट और ऐड करूँगी। ठीक है, तो वो उन सबको अगर मैं ऐड कर दूँ और उसमें बी की वैल्यू भी ऐड कर दूँ, तब जाकर के सम 195 आना चाहिए। तो 173 में अगर मैं बी की वैल्यू ऐड कर दूँ एंड लेट्स से वो वैल्यू है मेरी यू, जो मेरी आधी जो मैंने वैल्यू और आनी चाहिए वो मैंने यू मान ली। ठीक है, तो जब मैं माइनस करूँगी तो बी प्लस यू दैट शुड बी इक्वल टू 22, यानी बी की वैल्यू और वो आधी वैल्यू जो है वो मिला करके मेरा 22 बनना चाहिए। समझ आ गया? अब ये जो आधी वैल्यू है, आधी 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 पे मैं इतना स्ट्रेस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये जो आधी वैल्यू है ये मेरी 11 दी हुई वैल्यूज़ में से मैच करनी चाहिए। मैच करेगी तभी तो आधी होगी, राइट। अब वो 11 वैल्यूज़ कौन कौन सी थी मेरे पास, एक बार मैं फटाफट से चेक कर लेते हैं। 5 6 7 8 12 16 19 21 21 27 29। एक बार मैं इधर साइड में लिख लेती हूँ, नंबर्स हैं 5 6 7 8 12 16 19 21 21 29। हो गए ना 11 नंबर, 3 3 6 9 10, एक नंबर रह गया मेरा, 27 रह गया आई थिंक, यस 21 27 एंड 29। ठीक है, और दो मैंने एक ही वैल्यू ले ली थी, राइट। तो ये इनमें ये u का आधा है। ठीक है, u जो है इनमें से किसी से मैच करना चाहिए, क्योंकि u मेरा इनके किसी नंबर का जो मेरी एक्चुअल वैल्यू थी वो मेरा आधा था ना, वो आधा वाली वैल्यू है, तो इनमें से किसी से मैच करा होगा। जैसे अगर मान लो मुझे 10 ऐड करना था तो 5 में ऐड कर चुकी हूँ, 5 और आना चाहिए। 12 करना था तो 6 ऐड कर लिया, 6 और आना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा ये चीज़ मैच होनी चाहिए। पर अगर ये तो मेरे पास 11 वैल्यू है, 11 वैल्यू के रिगार्डिंग केस क्यों करूँ? बी की वैल्यू तो मैंने देख ही ली थी ऑब्वियसली। ठीक है, बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी? 7 से लेके 12 तक। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं
या तो आप ऐसे खेल लो कि 5 6 7 8 इनसे यहाँ से यहाँ तक वैल्यू रख लो। अब देखो 22 है तो 27 29 तो वेरीफाई करेंगे नहीं, ये तो बड़ी वैल्यू है 22 से, ठीक है। अगर मैं बी की वैल्यू को 21 रखूँ, सॉरी यू की वैल्यू को 21 रखूँ, तो बी की वैल्यू मेरी कितनी आएगी 1 तो मेरी रेंज में ही पॉसिबल नहीं है। रेंज मेरी कितनी थी, रेंज तो मेरी 7 से लेकर 12 तक थी ना बी की। तो या तो आप यू की वैल्यू पर बी की निकाल लो या बी की वैल्यू पर यू की निकाल लो, ठीक है। चलो अगर क्वेश्चन में बी पूछा तो मैं यू की वैल्यू रख करके आपको बी का दिखा देती हूँ। बी की जो वैल्यूज़ थी मेरे पास 7 8 9 10 11 12, यही पॉसिबल वैल्यूज़ थी। तो यू को जब मैंने 21 रखा, रिमेनिंग हाफ बी आया 1। सिमिलरली दिस पर 19 रखूँगी तो बी की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 3, ये भी मेरी रेंज में नहीं है। 16 रखूँगी तो बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी 4 और 2 6, ये भी मेरी रेंज में नहीं है। 12 रखूँगी, बी की वैल्यू 10, ये मेरी रेंज में है। ना 1 है, ना 3 है, ना 6 है, 10 रेंज में है, राइट। अब 11 12 भी देख लेते हैं कि है कि नहीं है। बी यू की वैल्यू 12 रखने पे बी की वैल्यू 10 और 10 मेरा डेटा सेट जो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था पहले स्टार्टिंग में, वो मैच कर रहा है। सो दैट मेरा लोअर हिंज का एवरेज है 6.5, वो डेटा नहीं छेड़ेंगे हम, ठीक है। अगर मैं यू की वैल्यू को 8 डाल देती हूँ, यू की वैल्यू को 8 डालने पर मेरे पास यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 14, बी की वैल्यू आएगी 14 तो मेरी रेंज के ही बाहर है। तो अगर 8 डालने पर आ रही है तो 7 6 5 डालने पर और भी वैल्यू बढ़ जाएगी बी की, जो मेरी रेंज में नहीं आएगी। तो यहाँ पर मेरी बी की वैल्यू 10 सेटिस्फाई करती है। ऑप्शन नंबर ई, दैट इज़ माई करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आया हो ये, और इसमें ऐसा कुछ बहुत ओके एक सेकेंड आपको दिखाई दिया ना, ये मेरी फ़ोटो के नीचे छुप गया है। हाँ जी आपको इतना तो क्लियर हुआ ना। बस बी की वैल्यू मैंने यहाँ पर साइड में लिखी हुई थी 7 8 9 10 11 12, ये नहीं दिखाया आपको शायद से, एक बार मैं इधर लिख देती हूँ। बी की जो मैंने पॉसिबल वैल्यूज़ थी हमारे पास पिछले क्वेश्चन में 7 8 9 10 11 12, राइट, यही हमारी रेंज में थी बी की वैल्यू। बट आपको केसेस समझ आ गए, यू की वैल्यू रखने पर बी की वैल्यू मेरी यहाँ पर ना, मतलब इधर कितनी आ रही थी हमारी 1 2 3 6 10, इसमें से सिर्फ एक 10 ही सेटिस्फाई कर रही थी और बाकी 14 फिर आगे रेंज के बाहर जा रही थी, ठीक है। तो ये तो हमारे 2 DI हो गए एंड दोनों DI डुएबल है, आसान है। फर्स्ट तो बहुत ही आसान था सेट थ्योरी का, चाहे 2 क्वेश्चन है चाहे 3 क्वेश्चन है, इजी है तो फटाफट होने वाले हैं क्वेश्चन, ज़्यादा देर के नहीं है, 3 से 4 मिनट में फटाफट हो जाते हैं वो दोनों क्वेश्चन। एंड ये वाला भी मुश्किल नहीं था अगर आपको मीडियम समझ आता है एंड इफ़ योर कॉम्प्रिहेंशन इज़ गुड, तो इसमें भी आप नहीं घबराओगे, आराम से कर लोगे, ठीक है। हल्का सा लास्ट क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा पढ़ने में, क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज़्यादा है, कुछ बोल दिया उसने 1 ऑफ द 11 वैल्यूज़, तो वो 1 11 ये सब समझने में थोड़ा समय लग सकता है। बट अगर योर कॉम्प्रिहेंशन इज़ गुड तो कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। एंड बाय, टेक केयर एंड कीप सेल्फिशिंग योर सेल्फ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ज़ैट एग्जाम। लगे रहो, मेहनत करते रहो, जल्दी ही, जेन्युइनली जल्दी ही बहुत ही अच्छे कॉलेज में लैंड करोगे। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। एन्जॉय, बाय बाय।